नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 30 मई 2023। आज डिस्कशन में हम थोड़ा लेट हो गए। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण ये डिले हुआ। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम किन किन सोर्सेज से आज के न्यूज़पेपर को कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक आधा आर्टिकल आपका पीआईबी से भी रहने वाला है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर आपके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सोर्सेज को कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पहला आर्टिकल है साउथ कोरिया होस्ट फर्स्ट समिट फॉर पैसिफिक आइलैंड्स लीडर्स। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि पैसिफिक ओशन में रिसेंट टाइम में बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। खासकर जो चाइना है वो अपनी डोमिनेंस को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी चीज़ को कंटेन करने के लिए साउथ कोरिया ने जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज आसपास के एरिया में उसे मिली, उनके साथ इस समिट को होस्ट किया। अब ये पहली समिट थी जहाँ पर जो आपके एशिया पैसिफिक के जो भी मेजर आइलैंड्स थे, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सभी के लीडर्स ने आकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी के लिए इसमें मेजर फोकस रहा कि हम कैसे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट करेंगे। अब ये एफर्ट्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे टोगो हो गया, फिजी हो गया। अब इनके ऊपर संकट मंडराता रहता है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज होगा तो ये किसी दिन डूब जाएंगे पानी में। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज एक मेजर फोकस रहा यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर फोकस की गई कि कैसे पीसफुल, फ्री और प्रॉस्परस इस रीजन को बनाया जा सके, क्योंकि चाइना की डोमिनेंस के कारण इस चीज़ को सर्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के ऊपर भी इस समिट में एजेंडा रहा हमारा। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछी जाए कि फर्स्ट पैसिफिक आइलैंड लीडर्स की समिट कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया। इसके अलावा क्या इसके मेजर ऑब्जेक्टिव रहे, ये भी आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आर्टिकल डील करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक इकॉनमी है, उसमें 100 लोग हैं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी एज ब्रैकेट में आते हैं ये जो 15 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक हो सकती है। कई कंट्रीज़ में ये 65 की जगह 59 भी होता है, जो रिटायरमेंट एज होती है। तो जो मतलब आपके लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन लोगों में से कितनों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। मान लीजिए इन 100 में से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर ये होगा 10%। तो ये आपको समझना था। अब हाल फिलहाल में भारत में आपको इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी देखने को मिल रही है, ऐसा कहना है आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। अब यहाँ पिछले साल की तुलना में लगभग 2 पॉइंट का आपको गिरावट देखने को मिली, 2% की। पिछले साल ये 8.2% के आसपास थी, और रीज़न बीइंग कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जिसकी वजह से इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और आपको रिवर्स माइग्रेशन यानी लोगों का वापस से अपने गाँव में जाना दिखाई दे रहा था। तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी तेज था। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये 6.8% के आसपास है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट एफडीआई। अब एफडीआई के जो इन्फ्लो है इस साल हमें डिप करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 22% से। इस बार हमारा एफडीआई रहा है $46 बिलियन के आसपास। अब यहाँ ये रिपोर्ट जो है ये दी गई है आपके डीपीआईआईटी के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। अब इसका काम क्या है, ये प्रमोट करता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड को, ये वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स के लिए वर्क करता है और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। अब यहाँ पर इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये डिप का कारण रहा है कि हमारे पास लो इनफ्लो देखने को मिला है कंप्यूटर हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स में, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको इनफ्लो की कमी देखने को मिली। अब यहाँ एक चीज़ समझनी हमें ज़रूरी है कि एफडीआई होती क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है एप्पल। ये कंपनी एप्पल किसी इंडिया की कंपनी के अंदर, यानी इस कंपनी का नाम है जैसे एबीसी, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, इसकी मैनेजमेंट का हिस्सेदारी बनना चाहती है, मतलब इसमें लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट को सीख कर रही है, इसको परचेज करना चाहती है या इसके 10% या उससे ज़्यादा के शेयर को खरीदना चाहती है, तो इसे कहा जाता है एफडीआई। मतलब अगर ये एप्पल इस एबीसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदती है जो कि 10% से ज़्यादा हो या इसकी मैनेजमेंट के अंदर हिस्सेदारी ले रही हो, तो इसे कहा जाता है एफडीआई। ये हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है, तो इसको आप ध्यान में रखना। अभी हाल फिलहाल में आप अगर देखें तो एफडीआई का इन्फ्लो कम हुआ है, जिसके कारण भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की तरफ चला गया है। अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर कोई आर्टिकल आएगा तो मैं उस समय बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे विजिबल और इनविजिबल पार्ट होते हैं, ऐसे ही करंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं।
तो इन सभी को समझाऊंगा, बट जब आपका कोई आर्टिकल आएगा तब। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि एफडीआई क्या होता है और अभी हाल फिलहाल में इसमें डिप देखने को मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कुकी जुमी वुमेन सीक्स प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। अब यहां पर आपको समझना होगा कि पहले कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट समझने के लिए आप आइए मणिपुर के एरिया पे। अब यहां पे आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप देखने को मिलता है, दैट इज मेती। अभी जो मेती ग्रुप है ये यहां पर मेजॉरिटी में है। अब इन्हें अगर हम मेजॉरिटी के साथ साथ ये देखें कि क्या क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो ये एससी कैटेगरी में भी आते हैं और ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं। मतलब इन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिला हुआ है और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हायर पोस्ट में इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें यह कहा गया था कि मेती को, क्योंकि 1949 से पहले ये एक ट्राइबल कम्युनिटी भी थी, तो एसटी कैटेगरी के अंडर भी इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इनके डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं किया और जो आपके हिली एरिया की काउंसिल्स है उन्होंने भी इसके तरफ पुरजोर विरोध किया, तो इसकी वजह से यहाँ पर मणिपुर में अभी आपको बहुत सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, जिसके कारण यहाँ की जो महिलाएं हैं इन्होंने अभी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने की बात की है मणिपुर के अंदर। अब प्रेसिडेंट रूल के दो आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आर्टिकल 355 जहाँ पर यह कहा जाता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इसके बारे में इस साल क्वेश्चन भी आया कि भाई वो हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। साथ के साथ अगर कभी भी ऐसा लगता है कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोई गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, तो एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है आपके गवर्नर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है और प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना है कि नहीं, जिसे कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है या स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अब इसके लिए इन्वोक किया जाता है आपका आर्टिकल 356, जहां पर यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी ब्रेकडाउन हो चुकी है और अब जो आपकी गवर्नमेंट है इसे डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जाएगा इस एरिया में। अब ऐसा जब किया जाता है तो इसके पीछे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, यानी कि इसके अप्रूवल की जरूरत होती है आपको 2 महीने के अंदर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। अब यहां अगर मान लीजिए आपकी जो लोकसभा है ये अभी फंक्शनिंग में नहीं है, मान लीजिए डिसॉल्व हो रखी है, तो मीनवाइल आपकी राज्यसभा इसे पास करेगी और जैसे ही नई लोकसभा बनेगी, इसका गठन होगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर यहां पर इसको स्वीकृति दी जाएगी लोकसभा के द्वारा भी। अब इसमें भी आपकी सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, एक टाइम के लिए 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको फिर से सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा दोनों हाउसेज से। ये मैक्सिमम 3 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन की राय लेनी पड़ती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसे भी समझ लेते हैं। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शहर का या आप स्टेट का कहते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर चले जाते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से स्टेट का काम फंक्शनिंग करी जाए। मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट चीफ सेक्रेटरी स्टेट को रन करेंगे। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है और लेजिस्लेटिव पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है आपकी पार्लियामेंट के ऊपर। तो यहां पे आपको इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब यहां आपको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में तो बता दिया है, बट सीवीसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, जो संथनम कमेटी जो आपकी 1964 में गठन हुई थी करप्शन के अगेंस्ट, उसकी रिकमेंडेशन पे बनी है। ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सीवीसी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, ये सीधा ही आपकी रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। ये हैंडल करती है जो भी आपके करप्शन से रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके तहत जो भी मुकदमे होते हैं उनको ये हैंडल करती है। इसके अलावा सुपरवाइज करती है करप्शन के केसेस में सीबीआई को। अब यहाँ पर इसके 3 मेंबर रहते हैं, जिसमें एक आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और उसके अलावा 2 अदर आपके विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं। इनका टेन्योर रहता है 4 साल का या 65 साल की उम्र और इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है जिसमें आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यहां पर बात की जा रही है कि WHO के जो ऑडिटर है उसके लिए सेकंड टर्म मिल गई है भारत को, मतलब भारत के कैग को, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। हम एक बार फिर से री इलेक्ट हुए हैं 2024 से 27 के लिए। ये टेन्योर लगभग 4 साल का रहेगा हमारा। अभी जो हमारे को वोट शेयर मिले हैं वो लगभग 156 कंट्रीज में से 114 कंट्रीज ने हमारे पक्ष में वोट किया है। इसके अलावा अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक बात की गई है। ये हेड करते हैं आपके इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को। इसके अलावा ये फ्रंट फिलोसफर एंड गाइड है पब्लिक अकाउंट कमेटी के। इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा
वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब इन पर्सनल अगर जो प्रेसिडेंट है हमारे वो एक डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे तभी आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया जा सकता है। इनका टेन्योर रहता है 6 साल का और 65 साल की उम्र, मतलब दोनों में से जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये रिटायर हो जाएंगे। और इनके रिमूवल के लिए ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं एज पर द कंडीशन गिवन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इनका काम क्या है, ये गार्जियन है पब्लिक पर्स के, मतलब यहाँ पर आप देखिए कि अगर फाइनेंशियल स्फेयर में मुझे पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है तो इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अब आपको यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना है कि यहाँ पर ये किन को रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी, क्या पार्लियामेंट को डायरेक्ट करते हैं या प्रेसिडेंट को, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ ये चीज़ आप याद रखना कि फाइनेंशियल स्फेयर में पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कौन करता है, आपका कैग। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। वैसे तो इस आर्टिकल को हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट एक बार फिर भी कुछ नए अपडेट्स हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला अपडेट है कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसका नाम है NVS-01। ये 5 उन सैटेलाइट्स में से एक है जो हम नेविक के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब उसमें रिप्लेस करना चाहते हैं। ये सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे नेविगेशन सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त करेंगे। इसमें इंडिजिनसली बिल्ट एटॉमिक क्लॉक का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा GSLV जो हमारा हैवी लॉन्च व्हीकल है, इसकी ये 15वीं फ्लाइट थी और 9वीं फ्लाइट थी आपकी इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज की। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि GSLV के अंदर 3 स्टेज रहती है, एक आपकी सॉलिड, दूसरी विकास इंजन दैट इज लिक्विड, एंड तीसरी रहती है आपकी क्रायोजेनिक, जहां पर आप लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं अंडर नेगेटिव टेम्परेचर। लगभग अगर हम बात करें लिक्विड हाइड्रोजन को 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास नेगेटिव में स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्टोर किया जाता है। इससे बेनिफिट ये रहता है कि ईंधन की कॉस्ट, आपकी खपत जो है कम होती है और इन्हें कभी भी रीस्टार्ट किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से ये एक एडेड एडवांटेज देती हैं और हैवी सैटेलाइट्स को अपलिफ्ट करने में मदद करती हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइना का जो हमारे यहाँ पर इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो चाइना के साथ लगभग $100 बिलियन का डेफिसिट हुआ है और ये पहली बार है इस साल का। अगर बात की जाए बाकी ट्रेडिंग पार्टनर जो हमारे मेजर रहते हैं, यूरोपियन यूनियन और USA, इनके साथ हमारा ट्रेड श्रिंक कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड 3.5% से श्रिंक किया है और USA के साथ 11.2% से श्रिंक किया है। इसके अलावा चाइना से हमारे मेजर इंपोर्ट्स में रहे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरीज, उसके अलावा ऑटो पार्ट्स। अगर अभी बात करें तो भारत और चाइना के बीच में लगभग $135 बिलियन की ट्रेड होती है। अब इस इंपोर्ट से हमारे लिए परेशानी ये है कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं और इस तरह से अगर हम चाइना के ऊपर इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट होंगे तो इससे हमारी इकॉनमी को भारी नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल में हमारे लिए पोलैंड का नक्शा जानना ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे पहले आप देखें नॉर्थ में आता है आपका बाल्टिक सी, फिर आ जाता है आपका रशिया, फिर लुथीनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया वाला हिस्सा ये है, फिर चेक रिपब्लिक एंड देन जर्मनी। ये आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है, इस बार यूक्रेन के बारे में आपसे पूछा गया था और लगभग इसी तरह से उसके आसपास की कंट्रीज आपको बताई गई थी, जहां पर आप ये देखिए लुथेनिया भी आपको गिवन था और इसी के ऊपर एक कंट्री है लिथुविया, वो भी आपको गिवन था और ये चेक रिपब्लिक भी आपको गिवन था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ जाए। अब इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ को चेक करेंगे कि कहीं ऑपोजिशन को रशिया सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये काफ़ी एरिया सुर्खी में रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने इस पार्ट का भी नाम चेंज किया है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस पार्ट का पोलैंड ने नाम क्या रखा है। बाकी ये मैं आपको कल की डिस्कशन में बताऊंगा। आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आप में से किसी को भी हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को। अब यहाँ पर आपको और भी बहुत से अपडेट्स मिलेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।